जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शांतनु सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट वालों पर। दोस्तों, आज की हमारी 8th क्लास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमने अभी से पहले तक 7 क्लास इस चैप्टर के ऊपर कर लिया है और अभी से पहले तक जितनी भी एक्ट्स थी या जितने भी इसके टॉपिक्स थे वो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन सी टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उसे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में आज के लेक्चर में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक को हम समझना शुरू करते हैं। सो लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अभी से पहले तक हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हो चुका था, जिसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न्स आए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चेंजेस लाई थी और गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उस एक्ट में प्रोविज़न्स लाए गए थे, वो एक्ट पास कराया गया था। उसे ही और आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। हमने पिछली क्लास में देखा था एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर जितने भी प्रोज या कॉन्स थे उस एक्ट के, उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि आगे कंट्री में क्या होना चाहिए, क्या सब नहीं होने चाहिए। मतलब उसके बेसिस पे साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए थे कि क्या सब आगे एक्ट में आने चाहिए। तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट थी, जिसमें टोटल 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थी। देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। तो सबसे पहला पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था कि इसने रिकमेंड किया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, जिसमें कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं, जो भी ब्रिटिश अपने अंडर में ऑक्यूपाई कर रखी हैं, और जितने भी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो कि राजा वहाँ के खुद शासन करके उसे चला रहे हैं, सबको मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकेंड, इट डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन 3 लिस्ट। तो जो भी सेंटर और प्रोविंसेस बनने वाली थी, एक ऑल इंडिया फेडरेशन था और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक यूनिट बनाने की जो बात इसमें आई थी, उसमें पावर का डिवीज़न किया गया। तो कैसे किया गया? सबसे पहले फेडरल लिस्ट, जिसमें कि टोटल 59 आइटम्स को रखा गया। फेडरल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी। प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें कि 54 आइटम्स को रखा गया, दिस वाज फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और एक कॉन्करेंट लिस्ट को भी बनाया गया, जिसमें 36 आइटम्स को रखी गई थी। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उसके ऊपर बोथ सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ में मिलकर लॉ बना सकती थी। सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइंड इट। ये जो फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें खुद की ऑटोनॉमी चाहिए थी। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के अधीन हो जाए। फॉर दैट रीज़न उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन वाली जो आइडिया थी उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और ऑल इंडिया फेडरेशन बोल के कभी कोई फेडरेशन बनी ही नहीं। अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड मेड इट एन ऑटोनोमस यूनिट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी से पहले जो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जो कि डायरकी वाली सिस्टम आई थी, प्रोविंशियल जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो डिवाइड कर दिया गया था, उसे इस एक्ट में ख़त्म करने की बात की गई और जो प्रोविंसेस को उसे एक ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह स्टैब्लिश करने की बात की गई। सो डायरकी इसमें अबॉलिश करने की बात की गई और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई। नाउ नेक्स्ट, responsible government was established and the governor of the provinces was required to act on the advice of the member responsible to the provincial legislature। तो अभी से पहले तक क्या था गवर्नर के पास पावर कि एक ट्रांसफर्ड लिस्ट हुआ करती थी, एक रिजर्व लिस्ट होती थी। रिजर्व लिस्ट में वो अपने पास कुछ सब्जेक्ट को रखते थे, जिसमें गवर्नर खुद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल खुद से डिसीजन ले सकते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल से विदाउट परमिशन लिए हुए या डिस्कस किए हुए, परमिशन नहीं बोल सकते हैं, विदाउट डिस्कस किए हुए खुद से लॉ बना सकते थे।
लेकिन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई और लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई और गवर्नर को ये बताया गया कि ही वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मेंबर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मतलब जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, अब उनके एडवाइस में ही गवर्नर कोई रूल या लॉ बनाएंगे या कुछ डिसीजन लेंगे। वैसे ये 1937 में आई थी, सिर्फ 2 साल चल सकी और 1939 में इसे बंद कर दिया गया, ये खत्म हो गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम। It introduced diarchy at the center. Federal list was divided into reserved and transferred list. This provision did not come into operation. तो अभी से पहले तक जो प्रोविंसेस में डायरकी थी, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट वाली, उसे इस एक्ट में प्रोविंसेस से ख़त्म कर दिया गया और उसे सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब जो फेडरल लिस्ट थी उसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट, एक रिजर्व लिस्ट। लेकिन ये जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाली डायरकी की थी सेंटर में लाने वाली, ये कभी फोर्स में आई ही नहीं, कभी ऑपरेशन में आई ही नहीं। मतलब ये कभी एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं इसका, इसे कभी फॉलो नहीं किया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, दैट इज बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये यूपी जो है अभी का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। तो बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उन्हें 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। तो उसकी जो बाईकैमरलिज्म लाने की जो बात कही गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही हुई थी और टोटल 11 प्रोविंसेस उस वक्त हुआ करते थे। 11 प्रोविंसेस में से टोटल 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लाई गई थी, बिहार में, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, आसाम में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में। मतलब यहाँ पे एक राज्यसभा और लोकसभा बना दी गई थी। It extended communal representation by providing separate electorate to depressed class, women and labor. अभी से पहले तक जो भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, कम्युनल अवार्ड देख रहे हैं, उसे इसमें इस एक्ट में भी फर्दर एक्सटेंड किया गया और जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे, शेड्यूल कास्ट, विमेंस जितनी भी थी, लेबर्स जितने भी थे, वर्कर्स, उनके लिए भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। मतलब देखा जा रहा है कि यहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में सोसाइटी को डिवाइड करने की पूरी कोशिश ब्रिटिश कर रहे हैं। इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में देखा था कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक ऑफिस बनाई गई थी और उसे असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया, एक काउंसिल बनाई गई थी। वो जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उसे अबॉलिश कर दिया गया और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उन्हें एक एडवाइजरी बॉडी, मतलब कुछ मेंबर्स दे दिए गए जो कि सिर्फ एडवाइस करेंगे। इस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इट एक्सटेंडेड द वोटिंग राइट टू 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अभी से पहले तक सिर्फ जितने भी जमींदार्स थे, एजुकेटेड पर्सन थे या जो एक अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे, उन्हें ही ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसे 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन थी तब की, टोटल 10% पॉपुलेशन की वोट कर सकती थी, अपने मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर सकती थी। नाउ नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन की बात की गई और इसी प्रोविज़न को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि इंडिया में जितने भी करेंसीज और क्रेडिट थे उन्हें हैंडल करती थी उस वक्त। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स और प्रोविंसेस। उस वक्त तो स्टेट्स थी नहीं, प्रोविंसेस। यहाँ गलती से मोट लिखा गया है फ्रेंड्स, दैट इज़ मोर, MORE, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई और उसके साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो सेंट्रल के लिए बनाई गई, जो सेंट्रल के सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करेंगे, और जो प्रोविंसेस में सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके लिए एक प्रोविंशियल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई। और जो प्रोविंसेस एक साथ हुआ करते थे, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस जो एक साथ वर्क करती थी, उनके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया ताकि वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किया जा सके। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। तो जो फेडरल कोर्ट हम देख रहे हैं, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी सेटअप, एस्टैब्लिशमेंट
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई और इसी एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया 1937 में। सो दिस वाज ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितने भी मेन प्रोविजंस थे, इम्पॉर्टेंट थे, टोटल इसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे। काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोविज़न और एक्ट थी ये, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट्स कुछ थे जो कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, जिनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, वो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में इस लेक्चर में समझ लिया है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी लेक्चर के साथ बहुत ही अच्छे से ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हम अपनी आने वाली लेक्चर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इसी तरीके से डिटेल कॉन्सेप्चुअल वे में कवर करेंगे। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के ख़त्म होते के साथ ही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला चैप्टर पॉलिटी का ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे अपनी दूसरी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं लाता रहूं। फ्रेंड्स, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।